नमस्कार दोस्तों। 75 सालों से भारत ने अपने ऊपर हमले देखे। कहां से? नापाक पाकिस्तान से और उनकी आर्मी से, उनके दलों से, उनके बनाए हुए ये जो उग्रवादी हैं उनसे। लेकिन आपने पिछले 10 साल में एक चीज नोट किया होगा कि 10 सालों में हमारे ऊपर हमले एक या दो हुए, हमने जवाब दे दिया। जवाब भी ऐसा दिया, 10 गुना ज्यादा वहां पर कॉकरोचों को मारकर आए। अभी आपने देखा है कि अच्छी खबर कि हाफिज सईद को भी गोली मार दी गई, उसके साथ में जो आदमी था उसको भी गोली मार गई। और ये हाफिज सईद वही है जो हमेशा ही एक सपना लेके बैठा था कि मैंने भारत के टुकड़े करने हैं, खुद टुकड़ों में खत्म हो गया बोल रहा हूं, बिकॉज जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि जो अननोन गनमैन है वो काम पूरा कर कर ही आते हैं, बीच में छोड़कर नहीं आते। ये जिसको बोलते हैं 99.9% कंफर्म न्यूज है कि हाफिज सईद अब हाफिज हो गया है। अब आते हैं इसके ऊपर कि रीजन क्या है कि पाकिस्तान भारत से इतना डरता क्यों है। 10 सालों में हमने उनकी चुप्पी देखी, बेबसी देखी है हमने पाकिस्तान की, उनके लोगों की। सपने लेकर बैठे थे भारत के टुकड़े करने के लिए, आज पाकिस्तान के ही टुकड़े होने की कगार पर आ गया है। एक दिन में हर रोज 200-300 पाकिस्तान आर्मी के लोग मारे जाते हैं। यानी कि ये सुअरों की तरह कटते फिरते हैं हर रोज। और ये पाकिस्तान आर्मी लेडीज की ड्रेस, यानी कि वो सलवार कमीज जो डालते हैं लेडीज वाली, वो डालकर भाग रही होती है। भागते भागते भी मारे जा रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर। जहां देखिए पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाला हुआ आदमी दिखा नहीं और गोली लगी नहीं। अब तो इन्होंने सब सुना है कि अपनी पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ड्रेस ही चेंज कर ली है, बुरके में आएंगे आगे से, ताकि पता ही ना लगे कि पाकिस्तान आर्मी है या लोग हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? ये डर क्यों है, ये खौफ क्यों है पाकिस्तान के अंदर? जो कहते थे कि भारत के ऊपर हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है, आज पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं। और मोदी ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान अपने आप को बचाने की मुहिम में लगा है। संजीव जी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी इसके ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा हूं, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा टाइम नहीं है। वृंदावन में हूं आज, तो यहां पर ये आर्मी, ये पाकिस्तान, इसका वक्त नहीं है। ये तो पूरी छोले खाने वाला टाइम है, वो मैं खा रहा हूँ। भारत में आके अपना पेट भर रहा हूँ और अपनी तृप्ति कर रहा हूँ। और मंदिर में मैं दर्शन भी करने गया था कल, और जो मजा यहाँ पर आता है, जो एनर्जीज हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे बहुत फॉरेनर्स हैं जो होली खेलने के लिए आए हुए थे, एंड मैंने वो नजारे देखे हैं। उन नजारों के साथ साथ अगर पाकिस्तान के अंदर जो दिवाली और होली बन रही है खून की, अगर वो उसके ऊपर बात ना करे तो मजा नहीं आता। संजीव जी, अब आपके ऊपर है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज लेट अस नो वन थिंग, व्हाई पाकिस्तान आर्मी एंड देयर पीपल आर सो वरीड एंड सो स्केर्ड ऑफ भारत अंडर मोदी। जय श्री राम सुमित जी। और मुझे इस वक्त आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप इस वक्त वृंदावन में हैं, आपने बाकी बिहारी के मंदिर में जाके दर्शन करे। और मुझे आपकी सिर्फ बातें सुन सुन के आनंद हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ। तो बहुत ही बढ़िया आपके दर्शन हुए, सुन के बड़ी खुशी हुई। सुमित जी, जो अभी जो मेन टॉपिक आपने बोला कि पाकिस्तानी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी गवर्नमेंट जो है, वो भारत से इतना डरती क्यों है। देखिए, क्या होता है, चाणक्य की एक फिलॉसफी थी। उसका उनका ये कहना था कि जो जिस भी कंट्री की डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, ठीक है ना, उस कंट्री के साथ ना कोई भी पंगा लेने से घबराता है। मतलब कोई भी ऑल आउट वॉर करने के लिए घबराता है। और उसी कंट्री की अच्छी खासी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, जिस कंट्री की मिलिट्री माइट अच्छी होती है। तो इसमें मतलब, और ये देखिए, जब जब पाकिस्तान ने हमसे फुल फ्लेज जंग करने की कोशिश करी है, तो वो अपने मुंह की खाई है। उसने दो तीन जंग करी है, तीन चार जंग करी है, मुंह की खाई है। उसके बाद भी जब भी उन्होंने फिर क्या करा कि उन्होंने भी फिर एक इस टाइप की वॉरफेयर इंडिया के साथ छेड़ी जाए, जिसमें उन्होंने टेररिज्म को प्रमोट करा, जहां पे फुल फ्लेज वॉर करने की जरूरत ना पड़े। और वहां पे टेररिस्ट को इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसा के यहाँ पे जगह जगह पे बमबारी करनी या खलबली करनी, लोग बेकसूर लोगों को मारना, आम पब्लिक को मारना, इस टाइप से उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करी। पर उसपे भी एक पूर्व विराम 2014 के बाद लगना शुरू हुआ कि जब मोदी जी ने गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट को संभाला, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई।
ऐसा नहीं कि इंडिया की आर्मी उससे पहले से स्ट्रांग नहीं थी, बट 2014 के बाद इंडिया की आर्मी के अंदर बहुत सारी नई ताकत झोंकी गई, बहुत सारा और पैसा खर्चा करा गया, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी वर्ल्ड ओवर, लेटेस्ट डेटरेंट्स अवेलेबल थे वर्ल्ड ओवर, उनको इंपोर्ट करा गया, उनको अपनाया गया, उनको कंट्री के अंदर भी बनाने की कोशिश करी गई। चाहे हमारी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, चाहे टैंक्स की टेक्नोलॉजी थी, चाहे हमारी सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी थी, चाहे हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नई ट्रेनिंग के पैटर्न्स लेके आने थे, उनके कई सारे और भी बहुत सारे तरीके से उनमें आर्मरी में, एयरफोर्स में नई ताकत झोंकी गई। तो उससे क्या हुआ कि तब से लेके अब तक पिछले 10-12 साल के अंदर इंडिया की आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। नेवी के अंदर कई सारी नई वेसल्स जोड़ी गई, न्यूक्लियर सबमरीन जोड़ी गई, और आज की डेट में इंडिया इज वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज जिनके पास अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस प्रकार की है कि दूसरी दूसरी की कंट्री की वो मिलिट्री सैटेलाइट्स को जाम कर सकती है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है, ग्राउंड टू जो स्पेस मिसाइल्स को शूट करके तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो इस टाइप की बहुत बड़े पुख्ता टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया ने दुनिया भर की कंट्री से इंपोर्ट भी करी है, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए। बहुत सारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज है वो इंडिया के अंदर ही, उनके इनोवेशन भी हो रहा है, उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, और आज उसका एक्सपोर्ट भी वर्ल्ड ओवर हो रहा है। तो एक डिफेंस कैपेबिलिटी में इंडिया ने बहुत सारी स्ट्राइड्स तय करी है और आने वाले दिनों में और भी करेगी। तो ये जो एक डिफरेंट पैदा हुआ है, तो इसके अंगेज पाकिस्तान की जो खुद की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फीकी पड़ जाती है। पाकिस्तान आज जाता है कि नहीं भैया ऐसा इंडिया के साथ आज फुल फ्लैश वॉर करने जाएंगे, शायद कुछ दिनों से ज्यादा वो टिक नहीं पाएंगे। इंडिया ने इस टाइप की भी कुछ फोर्सेस डेवलप कर लिया जो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देती है किसी भी अटैक करते समय। तो वो अगर फोर्सेस अगर कोई ग्रुप अगर कहीं पे भी जाकर अटैक करता है, वो सामने वाली कंट्री को टाइम ही नहीं देता उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब तक वो रिस्पॉन्ड करते हैं वहां पे सब कुछ तहस नहस कर चुके होते हैं। और जो हमारा जो मिलिट्री थिएटर कमांड जो आज की डेट में क्रिएट कर रही है इंडिया, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही कमांड के अंदर एक ही जगह एक साथ में ऑलरेडी मतलब मिशन मोड में हमेशा तैयार रहेगी। उसमें नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड, 5 कमांड तैयार हो रहे हैं एक साथ में। और उस जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे उसमें होगा कि हमें अपने जो जो रिसोर्सेज हैं, जो 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 टोटल इकोसिस्टम है, वो एक ही कमांड के अंदर आ जाएगा। उसमें रिस्पॉन्स टाइम और भी ज्यादा घट जाएगा पहले के मुकाबले। तो पाकिस्तान जानती है कि आज की डेट में इंडिया ने जिस तरीके से तरक्की करी है मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपने जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, उसके लिए उसके सामने खड़ा होना या टक्कर देना नामुमकिन है। अब कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ सुमीत जी। देखिए जिन जिन कंट्रीज की डिफेंस कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन कंट्रीज ने तरक्की भी करी है, क्योंकि उनके अंगेज कोई भी आज की डेट में उन कंट्री से पंगे लेने से घबराता है, उनकी कंट्री में जाके घुस के मारने से घबराता है, उनसे किसी भी लेवल पे कोई भी मिलिट्री क्या कहते हैं वॉरफेयर से उनकी उनसे घबराता है वो। अब पहला एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लेना चाहता हूँ, जिसकी शायद वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग है। आज उसका पूरे दुनिया में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और उसी वजह से शायद उनका इकोनॉमिक डोमिनेशन भी है, और उनका जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एनवायरमेंट है पूरी दुनिया में, वो भी उनको उस पर दबदबा उसका बना हुआ है। तो आज इतना स्ट्रांग वो कंट्री बन के उभरा हुआ है। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो चाइना ने जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही, उन्होंने साथ साथ अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी करते रहे, और उन्होंने आज ग्लोबल सुपर पावर बन के उठे हैं। तो उनसे भी कोई भी दूसरी कंट्री पंगा लेने से सोच नहीं सकती, उनके अंगेज कोई भी लड़ाई झगड़े की बात करने से 10 बार सोचते हैं। हमें इवन अमेरिका जैसी कंट्री भी चाइना को कंटेन करने के लिए उसको बहुत सारे तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। कभी भी डायरेक्ट वॉरफेयर में कभी भी अमेरिका जानने की कोशिश नहीं करता चाइना के अंगेज, चाहे वो कितना भी उससे उससे नाराज क्यों ना हो, या उसकी हर बात उसको पसंद ना भी आती है, तब भी वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचता नजर आता है। इसराइल के देखिए, इसराइल ने कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में डेवलप करी है। इसराइल के आसपास जितने भी हैं हॉस्टाइल नेशंस हैं, वो हमेशा इसराइल पे कुछ ना किसी न किसी फॉर्म से वॉरफेयर करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर इसराइल ने उसके बावजूद भी उनको अपने डंके की जोर पे उनकी कंट्री में जाके उन लोगों को खत्म करके आने की उसकी एक जो स्ट्रेटेजी है, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप करी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है।
और आज उसी वजह से आज देख लीजिए एक छोटी सी कंट्री होने के बावजूद इतनी जबरदस्त उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी है और इतना जबरदस्त डेटरेंट है, उसकी वजह से उनकी उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, वो सबसे आज की डेट में बहुत प्रॉस्परस लोग भी हैं साथ में। साउथ कोरिया देख सर लीजिए, साउथ कोरिया की कई ऐसे सर सुमी जी वो है इंडस्ट्रीज हैं जो डिफेंस पे बहुत ज्यादा आगे है। दुनिया को शायद इस बारे में पता नहीं है, मगर ये कई कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वर्ल्ड को डिफेंस की टेक्नोलॉजी सेल करते हैं, हार्डवेयर सेल करते हैं। आज इतना जबरदस्त उनका डिफेंस के अंदर पकड़ है, उसकी वजह से देखिए कोई भी कंट्री, दूसरी कंट्री नॉर्थ कोरिया उससे पंगे कभी भी डायरेक्टली पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। मिसाइलें तो छोड़ता रहता है टेस्टिंग की, मगर कभी भी उस पर डायरेक्ट अटैक करने की नहीं सोचता। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका साउथ कोरिया का डेटरेंट बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से उस कंट्री ने कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करी है। रशिया की मिलिट्री माइट देख लीजिए कितनी स्ट्रांग है। दुनिया भर के इकोनॉमिक सैंक्शंस होने के बावजूद आज वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी ग्लोबल अफेयर्स हैं उसके अंदर की डिसीजन मेकिंग में आज भी रशिया इन्वॉल्व रहता है। तो इसी हिसाब से देखिए जापान का देख लीजिए, जापान पे वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करा था। हिरोशिमा और नागासाकी जो था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। उसकी वजह से जापान ने टोटल जो अपनी मिलिट्री बाइट थी उसको छोड़ दिया था। मगर उसके बाद अमेरिका ने उसको एक अम्ब्रेला दिया कि अगर आपको कोई भी तकलीफ आएगी तो मैं आपको संभालूंगा। टोटल अमेरिकन सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंदर अब जापान आ गया था। वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिलने की वजह से जापान ने इकोनॉमिकली कितनी तरक्की करी। तो ये बात तो जाहिर है कि जिस भी कंट्री के पास जो अपना मिलिट्री माइट है, डेटरेंट है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे कैपेबिलिटीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिफेंस इक्विपमेंट है और उसको यूज करने की ताकत है, तो वो कंट्री तरक्की भी करती है और उस पे कोई भी दूसरी कंट्री आसानी से अटैक नहीं कर सकता। यही चीज पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान आज इंडिया पे सोच भी नहीं सकता कि किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का अटैक कर दे। ऑल आउट अटैक तो करने की बात ही दूसरी दूर दूर की है सुमित जी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है भारत की मोदी जी ने इंक्रीज करी है। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको एक चीज समझनी भी पड़ेगी कि मोदी जी ने पहले मिलिट्री का काम नहीं किया है। पहले उन्होंने काम किया आते ही कि जो इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में है, वीक कंट्री के ऊपर हर एक आदमी अटैक भी करता है। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले काम जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम किया, उस पर डीमोनेटाइजेशन जो किया उससे कंपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी शुरू हुई। जो 2 नंबर में काम हो रहा था, कैश पे काम हो रहा था, वो डिजिटल होना शुरू हो गया। जो फेक करेंसी कांग्रेस वाले पाकिस्तान से प्रिंट कर कर भारत में लेकर आते थे उसके रास्ते बंद किए गए ताकि ये फेक करेंसी का रैकेट ये बंद हो। उससे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बनी, हमारी इज्जत दुनिया में बढ़नी शुरू हुई। जैसे ही हमने यूके को पीछे किया जीडीपी के अंदर, लोगों ने हमें थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। और जब वो पैसे आने शुरू होते हैं, टैक्सेशन आपकी कलेक्ट होती हैं, उस पैसे से आप मिलिट्री पावर को भी इंक्रीज करते हैं। यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पहले आई, मिलिट्री स्ट्रेंथ पैरेलली हमने इकोसिस्टम बनाना शुरू किया और लेकर आए। ये दो चीजों के कारण आज पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और जो काम वो हमारे साथ करता था, हमारे यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आज उसी की कंट्री में हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीजें पैरेलल भी चलेंगी? देखिए सुमित जी, ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही कि जब तक कंट्री में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक उसके पास फंड्स नहीं आते हैं मिलिट्री माइट को बढ़ाने के लिए। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का बढ़ना बहुत जरूरी है। आपका फंड्स तो होने चाहिए ना, पैसा तो खर्चने खर्चने के लिए फंड होने चाहिए। लेटेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए, लेटेस्ट डिफेंस डेटरेंट को पैदा करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आपको जेब में पैसा तो होने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तभी तो काम होगा ना वो। तो इंडिया ने, वो आपकी बात सही है कि इंडिया ने साथ साथ अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ाई, उससे जो सरप्लस फंड्स इकट्ठे हुए उसको उन्होंने डिफेंस के अंदर डाल के डिफेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाया उन्होंने। अब इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है? देखिए, इंडिया ने पैसा कमा के डिफेंस में लगाया है। पाकिस्तान में भुखमरी होने के बावजूद भी वो डिफेंस में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया किसी तरीके से हम इंडिया से कम्पीट कर लें। तो वो क्या होता है, वो पैसा जब उस जाता है, वो पैसा भी पूरी तरीके से उनकी डिफेंस में पहुंच नहीं पाता है, डिफेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में नहीं पहुंच पाता। उस पर से भी मैक्सिमम पैसा जो है वो आपस में आर्मी के जनरल्स और जो पॉलिटिशियन मिलकर खा जाते हैं और दूसरी कंट्री में पैसा पहुंच जाता है। तो एक तो लॉयल्टी नाम की चीज भी होनी चाहिए कंट्री में। कोई भी गवर्नमेंट जो अगर सेंटर में है, अगर उस पर लॉयल्टी नहीं है, 2014 से पहले क्या इंडिया के अंदर पैसे की कमी थी? पैसे की कमी तब भी नहीं थी। अगर उस तरीके से ढंग से उस टाइम पे गवर्नमेंट चलाई होती उससे पहले, तो क्या वो डिफेंस कैपेबिलिटी उससे पहले नहीं बढ़ा सकते थे हम? बिल्कुल बढ़ा सकते थे। मगर 2014 से लेकर अब तक जिस तेजी से हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं,
और इकोनॉमिक हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारी तेजी आई है, हमारे हमारे अंदर जो जीडीपी बढ़ी है, जो सरप्लस फंड्स आए हैं, वो 2014 के बाद जिस तेजी से हुआ वो 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लॉयल्टी नाम की चीज नहीं थी उससे पहले। सेम चीज पाकिस्तान में है कि उनके अंदर भी लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है कंट्री के अंगेंस्ट। वो सिर्फ अपने जेब को भरना चाह रहे हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हाँ इतना पैसा हमारे पास आ गया, हमारी अगली 4 पुश्तों का काम निकल गया, हमें इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो कंट्री की तरफ उनकी जीरो लॉयल्टी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी 2014 से पहले हुआ करता था। ये तो मोदी जी के आने के बाद ही सारे चेंजेस आए हैं। आज इस लेवल पे इंडिया पहुंच गया है कि इंडिया से कोई भी कंट्री, क्या पाकिस्तान क्या चाइना का कोई भी कंट्री इंडिया की तरफ आंख बढ़ाने से पहले 10 बार ही सोचेगी कि इसका जो अगर रेपोकेशन क्या होगा। अब पाकिस्तान की खुद अंदर भीखो भूखे मरने की वहां पे हालत हो रखी है। 2 वक्त की रोटी नहीं है, पैसा इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। वो कहते हैं जी हमें सेकंड डिफेंस डेटरेंट चाहिए, बस सेकंड न्यूक्लियर डेटरेंट चाहिए कि सेकंड हम कहीं से भी, अभी तो सिर्फ ग्राउंड से वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकता है, बोलते एयर और समुद्र के ऊपर से भी वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं। वो चाइना से रिक्वेस्ट करें कि हमें सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमें चाहिए। चाइना क्यों देगा उसे? क्या वो क्यों उसको या वो पाकिस्तान को जानता नहीं है कि अगर ये इसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी आए, क्या वो उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता है? किस तरीके से भरोसा करे? जितना करोड़ों अरबों के रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगा चुका है आज पाकिस्तान के अंदर और चाइना, वो पूरा इन्वेस्टमेंट उनका जीरो होकर रह गया है। ये हालत हो रखी है आज की डेट पे, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाया, क्योंकि उसने जो पैसा डिफेंस में खर्चने की कोशिश करी इंडिया के साथ रेस लगाने के लिए, वही पैसा अपने इकोनॉमी में अगर खर्चता तो शायद वो आज बेटर पोजीशन में होता, उसे इंडिया के साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ही इंडिया उनसे लड़ने की कोशिश करता। मगर क्योंकि उन्होंने शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया के साथ हर लेवल पे उसने पंगे लेने की कोशिश करी है, चाहे वॉर्स के थ्रू है या टेररिज्म के थ्रू है। तो आज अगर उसके साथ गलत कुछ हो रहा है तो हम इंडिया क्यों उनको उसका साथ नहीं देगा? इंडिया डेफिनेटली उन लोगों का साथ देगा जो पाकिस्तान को अंदर ही पूरी तरीके से खत्म कर दे। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया ने जो डेटेंट पाकिस्तान के अंदर जाके इस्तेमाल करी है आज की डेट में पाकिस्तान को खत्म करने के लिए, वो भी एक वॉरफेयर का हिस्सा है जिसपे इंडिया हैंड्स डाउन जीतता नजर आ रही है। सर देखिए, अब आपका जो पॉइंट था वो यही था कि मिलिटरीली हमने अपने आप को स्ट्रांग किया, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिकली हमने अपने आप को स्ट्रांग किया। अब ये जो दो स्ट्रेंथ्स हैं, ये इतना बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि पाकिस्तान उसके सामने खड़ा भी हो नहीं सकता, कहीं भी मीलों तक वो हमारे आसपास भी फड़क नहीं सकता। लेकिन इसीलिए जो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमी और मिलिट्री, इन दोनों के होते हुए पूरे दुनिया में एक ग्लोबल रिस्पेक्ट भी हमें मिलती जा रही है। एक पॉइंट और भी है जिसके कारण आज पाकिस्तान हमारे से पंगा लेने से डरता है, वो है अमेरिका। अमेरिका के जो रिलेशंस भारत के साथ मिलते जा रहे हैं, तो उसी का वार्ड इंटेलिजेंस हेड है वो। सारी जितनी भी इंटेलिजेंस की सारी चीजें होती हैं वो इसके थ्रू आती हैं, वो भारत में है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सीआईए है, एफबीआई है, इनका पेंटागन है, इसका मुकाबला पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। आज बलूचिस्तान में कुछ होने वाला था, सीआईए को पहले से पता था कि पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहां पर उन्होंने अपने लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि भाई बलूचिस्तान में मत जाना। दैट मीन्स दे ऑलरेडी न्यू समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। और ये सारी अब रिलेशंस भारत के साथ भी हैं, यानी कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली। जो बड़ी कंट्रीज हैं, जो मिलिटरीली स्ट्रांग है, जैसे रशिया है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ। फ्रांस है, अब अमेरिका के साथ बनते जा रहे हैं। इसराइल के साथ हमने ऑलरेडी बहुत देर से हमने अपने रिलेशन बनाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन है, कनाडा में है, वो जाते हैं मोसाद की तरह, जैसे मोसाद काम करके आती है, किसी को पता ही नहीं लगता कि कौन आया कौन करके चला गया। आज हमारे लिए वो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनाई इन कंट्रीज के साथ, साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। वैसे तो हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नॉन इंटेलिजेंट है पाकिस्तानी, उनके अगेंस्ट इंटेलिजेंस यूज करके करना भी क्या है। बट आपको नहीं लगता कि जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मोदी जी ने क्रिएट करी पिछले 10-12 सालों में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि मोदी जी का एक 15 अगस्त के दिन कौन से 15 अगस्त को स्पीच दी थी उन्होंने। उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करके छोड़ेंगे, वो उनको मतलब वो पूरी दुनिया का सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करके रहेंगे।
तो उन्होंने पिछले 12 साल के अंदर ये देख लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे वर्ल्ड फॉर्म, कोई ऐसा वर्ल्ड फोरम नहीं है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान को जाके एक्सपोज नहीं करा कि ये बेसिकली टेररिस्ट पैदा करने की फैक्ट्री है। दुनिया के अंदर आज कहीं पे भी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। बेसिकली ये टेररिस्ट को ट्रेन करके उस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। सिर्फ इंडिया के अंदर टेररिस्ट नहीं आते, इनके पूरी दुनिया में जाते हैं टेररिस्ट ये। तो उससे पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत मोटा पैसा कमाता है टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करके। तो इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। आज इंडिया ने अपनी धीरे करके अपने अपने जो मिलिट्री डेटर्स को बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज भी करा, और साथ साथ अपनी डिप्लोमेटिक चैनल से अपनी अपनी जो साख थी वो पूरी दुनिया में फैलाई। मोदी जी अकेले एक ऐसे लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, जिनके 21 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले हुए हैं। दैट मींस लोग इनको रिकग्नाइज करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी ताकत को रिकग्नाइज करते हैं, इनकी सॉफ्ट पावर को रिकग्नाइज करते हैं, अब इनकी मिलिट्री माइट को भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया से कह रही है कि हमें जो डिफेंस कैपेबिलिटी आपने डेवलप करी है हमें वो चाहिए आपसे। तो इंडिया उनको धीरे करके उनका कॉन्ट्रैक्ट बन करके उनको वो डिफेंस कैपेबिलिटी एक्सपोर्ट भी कर रही है यहाँ से, जो मेड इन इंडिया है। इंडिया की वो डिफेंस कैपेबिलिटी खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी है। जो जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे वो रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितने भी जो अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जो कि स्ट्रांग अपने को स्ट्रांग मानती है, यूरोप में हो या कहीं और भी हो, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, उनके साथ में इंडिया ने कंधे के साथ कंधा मिला के चली है। और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी थी। तो उनको पूरी दुनिया में एक ऐसा मतलब एक मैसेज गया कि इंडिया मींस बिजनेस। इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, एस जयशंकर हो गए, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इंडिया के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो ये और इंडिया के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी, तो ये सारे लोग ऐसे हैं कि ये लोग अगर बाहर किसी भी काम से इनको दूसरी कंट्री में भेजा जाता है तो ये वो काम करके लौटते हैं। ये कभी भी इनको टाइम वेस्ट करते नहीं देखा जाता। इवन मोदी जी जब खुद भी जाते हैं, इनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है, चाहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी कहीं गए हैं तो बैक टू बैक इनकी मीटिंग्स रहती है। उनको वहां इंडियन डायस्पोरा से मिलना होता है, उनकी उस कंट्री के बिजनेस डायस्पोरा से मिलना होता है, पॉलिटिकल इनके कई गैदरिंग्स होती हैं, कई बैक चैनल्स में कई सारी डील्स बनी होती है जिसको बाद में जाके दुनिया के सामने साइन करते हैं। और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे भी जाते हैं तो वहां पे सिर्फ काम की बात होती है, ना कि मस्ती मौज की बात होती है। तो इसलिए पिछले 12 साल में जितना को काम इंडिया ने करा है, जितने सारी पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो डिप्लोमेसी का फायदा उठाया है, वो उतना काम शायद पिछले उससे उससे पहले के 50-60 साल में नहीं हुआ। तो ये इससे समझ आता है कि जिस पेस से इंडिया का काम हो रहा है। अभी जैसे सुमित जी अभी आप काफी सारे यूपी के अंदर काफी सारे एरिया घूम के आए हैं, अब तक खुद अपने आंखों से देखा है कि जो सुपर हाईवेज हैं, जगह जगह पे पूरी कनेक्टिविटी कहां से कहां तक पहुंच गई। आप 1,000 किलोमीटर सुपर हाईवे पे लगातार चलते जाते, एक सुपर हाईवे छोड़ते हैं दूसरी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, दूसरा छोड़ते हैं तीसरी की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आपने देखिए वाराणसी से मथुरा तक आपने 700-800 किलोमीटर ट्रेवल करा है 7-8 घंटे में, तो कितनी सीमलेस आपको कनेक्टिविटी मिली और कितने फास्ट तरीके से पहुंचे हैं। क्या ये चीज 2014 से पहले नहीं हो सकती थी? ये उससे पहले भी हो सकती थी। विल पावर नहीं थी, देश के प्रति एक निष्ठा नहीं थी, एक लॉयल्टी नहीं थी, इसी वजह से काम नहीं हुए। अब क्यों हो रहे हैं? अब इसलिए हो रहे हैं कि एक ऐसी सरकार है इंडिया में जो इंडिया के लिए सोचती है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की सोचती है, उसको वर्ल्ड लेवल पे एक स्टेज पे पहुंचाने की सोचती है, एक एक विकसित देश को बनाने की बात करती है, लोगों को फायदा पहुंचाने, लोगों की जिंदगी में फायदा लाने की बात करती है। तो इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? इससे पहले इसलिए नहीं हो पाया कि बेसिकली लॉयल्टी नहीं थी कंट्री के प्रति, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट था। बिल्कुल सही कह रहे सर। यानी कि एक चीज तो क्लियर है, ये पूरी जो डिस्कशन हमने करा कि दुनिया उसी को सलाम करती है जिसके पास पैसा हो या ताकत हो। ये तो हमने ग्रंथों में भी देखा, पुराने भी, कि हमेशा स्ट्रेंथ जो है इन दो चीजों से आती है या स्पिरिचुअल पावर से आती है। मोदी जी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अकेला काम नहीं करता, मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल पावर को अपने साथ रखता हूं। अभी अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है। और ये दो ताकतें हैं जिसके कारण आज भारत के साथ कोई भी पंगा लेने से घबराता है। हाँ, बोलने के लिए वो हमेशा बोलते हैं कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी निकल जाता है, वही हाल भारत का भी है। वी आर अ जायंट। हम लोग इन कुत्तों के लिए भौंकने से हम घबराते नहीं हैं। बस
एक ही चीज है, हमने अपनी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है डे बाय डे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स किया है, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया है, और इसीलिए आज कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। और जो वीक कंट्रीज हैं, हमेशा हमने देखा है कि वीक कंट्रीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है। यूएसएसआर बहुत स्ट्रांग था, उसे तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर से वीक थे, टूट भी गए। आज चाइना को तोड़ने की एक मुहिम शुरू की गई है कि चाइना को तोड़ना है, लेकिन वो क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, इकोनॉमी डाउन होना मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिकली वीक है। इकोनॉमी वीक है, इट्स अ टेम्पररी फेज, बट अदरवाइज कंट्री जो है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने पिछले 25-30 साल में इतनी कोशिश करी है कि इसके टुकड़े हो जाए, नहीं कर पाए, बिकॉज मिलिटरीली इकोनॉमिकली दे वर वेरी स्ट्रांग। आज भारत का भी वही सिचुएशन है, वी आर स्ट्रांग इन बोथ दिस थिंग्स, प्लस अवर डिप्लोमेसी वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में चक्कर लगाता है। भीख नहीं मिलती है इस भिखारी को। आप सोच के देखिए, एक कंट्री का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का, वो किसी कंट्री में जाता है भीख मांगने के लिए, वो कहते बाबा आगे चल, इस घर में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और उसके प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करना पड़े कि मैं जाता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, लेकिन क्या करें, मांगनी पड़ती है। आप सोच कर देखिए क्या बीतती होगी उस कंट्री के लोगों के ऊपर। लेकिन यही भारत की स्ट्रेंथ है। मोदी जी चाय वाले होते हुए इतने बड़े बड़े हार्वर्ड और ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें फेल कर दिया। ही न्यू द बेसिक्स कि मुझे दो चीजों में भारत को स्ट्रांग बनाना है। और गर्व होता है जब मैं देखता हूं पाकिस्तानियों के चैनल पे जाकर, मुझे बुलाते कई बार, जब मैं वहां जाकर देखता हूं कि रोते हैं वो, कि प्लीज हमें भी भारत के साथ मिला लीजिए, हमने यहां पर आकर गलती कर दी। यानी कि नापाक लोगों को आज समझ आया कि इनका हल भारत के साथ मिलना ही है। और दूसरी बात है कि हम इन जिहादियों को, इन जाहिलों को, इन गधों को हम अपने साथ मिलाएंगे, या जो हमारे पास 30 करोड़ है इन्हें भी यहां से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। ये वक्त बताएगा। पर सर, थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल्ड आपकी इन्वेस्टिगेशन थी। एक लाइन और बोलना चाहता हूं मैं कि पाकिस्तान अगर अपने आप को नक्शे से पूरी तरीके से मिटाना चाहता है तो इंडिया के साथ फुल फ्लेज वॉर के लिए वो आ सकता है। सर, मैं विश करता हूं, और मुझे इतना पता है कि मोदी जी फुल फ्लेज वॉर में जाएंगे ही नहीं। पाकिस्तान उससे पहले ही नक्शे से खत्म हो जाएगा। अननोन गनमैन, बीएलए, टीटीपी, सिंधु देश की आर्मी और पीओके के लोग, ऊपर से तालिबानी, ऊपर से अफगानिस्तान के सारे लोग, दे आर ऑल्सो प्लेइंग एंड वर्किंग फॉर अस। गेहूं और चावल जो जो हमारा खा रहा है, जबकि जो हमारा अन्न खा रहा है, काम भी वो हमारा ही कर रहा है। इसलिए हमें फुल फ्लैश वॉर में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा काम हो रहा है, एंजॉय इट, पॉपकॉर्न खाइए, कोक पीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर हूँ वृंदावन में, तो मैं यहाँ पे तो छोले पूरियां खा रहा हूँ और साथ में लस्सी पी रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ ये सारा सीन जो पाकिस्तान में हो रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि शायद मेरे जो भारत में आने का जो मेरा ट्रिप था वो सफल हो गया। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय हिंद।